बढ़ी हुई ताकत के बावजूद विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में नाकामयाब साबित हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष जब सीधा मोदी सरकार पर वार नहीं कर पा रहा तो सरकार के आसपास के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश में लग गया है। खासकर दोनों सदनों के स्पीकर को इस वक्त विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति से इस कदर चिढ़ बैठा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है। लेकिन धनखड़ के लिए खोदे गड्ढे में विपक्ष अब खुद ही गिर गया है, क्योंकि अब राज्यसभा से सभापति नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी जाने वाली है। दरअसल विपक्ष कोशिश में लगा है कि जो जया बच्चन की घटना के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, यह प्रस्ताव विपक्ष की हताशा का प्रतीक है और विपक्ष को अच्छी तरह से मालूम है कि उसके पास संख्या बल नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप ये प्रस्ताव पास नहीं करवा पाएंगे। बावजूद इसके भी गीदड़ भभकी दिखाई जा रही है। खैर, एक तरफ विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ सितंबर में 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इन 12 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के पास ही थी, तो जाहिर सी बात है यह 7 सीटें दोबारा से बीजेपी जीत पाएगी लगभग तय है। एक सीट हरियाणा की है, जहां दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीतकर लोकसभा में गए हैं, तो उनकी सीट पर भी बीजेपी की जीत पक्की है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत है, तो यहां भी कांग्रेस फेल हो सकती है। 2 सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो यहां बीजेपी गठबंधन में बहुमत में है, तो यहां भी जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा 2 सीटें असम में हैं, वहां भी बीजेपी लगभग जीत सकती है। अब राज्यसभा की जो स्थिति है, इस चुनाव से पहले तो बीजेपी के पास 90 सदस्य हैं और कांग्रेस के 26 सदस्य, तो कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बनाए रखने के लिए कम से कम 25 सीटों की जरूरत है। और अगर इस चुनाव में उसकी 2 सीटें घट गई, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में कांग्रेस के हाथों से नेता प्रतिपक्ष का पद निकल जाएगा। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी हिल जाएगी या तो गिर जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खुद की कुर्सी अब हिलने वाली है, क्योंकि अब संभावना बढ़ गई है कि कांग्रेस के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा। राज्यसभा का उपचुनाव कांग्रेस को आईना दिखा पाएगा, इसलिए राज्यसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए अहम है, लेकिन कांग्रेस के लिए नाक बचाने की लड़ाई भी है। एक बात और बता देते हैं, एक सीट उड़ीसा की भी खाली हुई है जो बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि यहां भी विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होने वाली है और कांग्रेस के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। जो खेल विपक्ष ने सभापति को घेरने के लिए खेला, उसमें खुद ही विपक्ष की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है और राज्यसभा का यह चुनाव संसद शीतकालीन सत्र से पहले हो जाएगा। तो साफ है, विपक्ष शीतकालीन सत्र में यह प्रस्ताव लाता भी है तो बहुमत ना होने पर खुद ही मुंह की खाएगा। तो एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ खुद जया बच्चन की संसद में बेइज्जती हो गई है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। सत्ता के लिए आदमी कितना गिर सकता है, यह आप इंडी अलायंस के सहयोगियों की सोच में देख सकते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो देश में भी हो सकता है और जनता पीएम हाउस में घुस सकती है। वहीं उनके गठबंधन सहयोगी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी नदीम अली खुलेआम देश में गृह युद्ध की वकालत कर रहा है। केजरीवाल और संजय सिंह के बेहद करीबी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नदीम अली भारत में भी बांग्लादेश जैसा गृह युद्ध चाहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को गृह युद्ध के लिए भड़काते हुए वो कहता है कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। नागपुरी संतरों के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई में प्रधान सेवक देश छोड़कर भाग जाएगा। पूरा देश संघियों से खार खाया बैठा है। आपको याद होगा कि 2020 में दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी केजरीवाल का करीबी आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन था। अब पार्टी का एक और कार्यकर्ता गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। नदीम अली के देश विरोधी सोच को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नफरती पोस्ट करने वाले शख्स नदीम अली को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने नदीम अली को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शनिवार को नदीम को गिरफ्तार किया था। नदीम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए। इसके अलावा नदीम की दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। नदीम ने अपने पोस्ट में लिखा था कि भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा नदीम ने लिखा था कि संघी बनाम भारतीयों के बीच गृह युद्ध होना चाहिए। जिस तरह मणिपुर में चल रहा है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा नदीम ने संघ और PM मोदी को लेकर भी विवादित पोस्ट किए हैं। केजरीवाल और संजय सिंह के साथ तस्वीरों में वायरल हुए नदीम अली के विवादित पोस्टों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था और लोग नदीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा केजरीवाल और संजय सिंह के साथ नदीम की तस्वीरों को लेकर लोग आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना कर रहे थे। केजरीवाल और संजय सिंह के इस करीबी नदीम अली के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग सरकार और पुलिस प्रशासन से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग केजरीवाल और संजय सिंह के साथ नदीम अली का फोटो शेयर कर आम आदमी पार्टी पर तंज भी कस रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, मैंने पहले भी कहा था कि भारत को चीन पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा आस्तीनों के सांप से है। मिलिए एक और आस्तीन के सांप से। यह आस्तीन के सांप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भारत में गृह युद्ध चाहता है। लीगल हिंदू DEF पोस्ट करते हुए लिखता है कि इस दंगाई की रिपोर्ट तो होनी ही चाहिए। अजय प्रताप सिंह ने लिखा, यह अरविंद केजरीवाल का दोस्त नदीम है। यह भारत में गृह युद्ध चाहता है। नदीम की इच्छा है कि भारत में गृह युद्ध हो ताकि यह और इसकी गैंग संघियों, भाजपाइयों और हिंदुओं का कत्लेआम कर सके। दिल्ली पुलिस ऐसा जहरीला व्यक्ति खुला कैसे घूम रहा है? 15 अगस्त से पहले गृह युद्ध की धमकी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ। धन्यवाद। ऊपर से बड़ा साहस दिखाते हैं राहुल गांधी, पर भीतर से बहुत डरे हुए हैं। रातों की नींद और दिन का चैन जाता रहा है क्योंकि ED जल्द ही फिर से उनसे पूछताछ करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो यह मानकर चलिए कि अब की बार लंबे नपेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में ED के पास ठोस सबूत है। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में मची हाई तौबा का असर भारतीय शेयर बाजार पर बिल्कुल नहीं दिखा। राहुल गांधी ने यह इल्जाम भी लगाया था कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से लगता है कि संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। ऐसे में क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा? राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा था कि देश भर के लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को बाजार में निवेश किया है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद उनका निवेश रिस्क जोन में पहुंच गया है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी चिंता जताई थी कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। बकौल राहुल गांधी, सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शेयर बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि राहुल गांधी ने यह डर फैलाया कि शेयर बाजार में निवेश किया गया भारतीयों का पैसा खतरे में है, बाजार ढह जाएगा। उन्होंने बाजार को गिराने के लिए ऐसा किया। उन्होंने हिंडनबर्ग एजेंडा चलाने के लिए भुगतान भी किया। कहा जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर न ही भारतीय बाजारों पर पड़ा, न ही निवेशकों का विश्वास डिगा। ऐसे में यह रिपोर्ट स्वतः खारिज हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी के भारतीय शेयर बाजार को लेकर रिपोर्ट के बाद किए गए दावों पर सोशल मीडिया पर यूजर्स मजे ले रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय शेयर बाजार पर हमला करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने सोचा कि सोमवार को बाजार गिर जाएगा और उनके पास मोदी सरकार पर हमला करने का एक और मौका होगा। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ट्वीट करने के लिए कई खातों को 5,000 रुपए की पेशकश भी की, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। एक अन्य यूजर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, बधाई हो राहुल गांधी, भारतीयों से प्रमाणिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजारों का बहिष्कार करने के लिए कहने के लिए लोगों ने आपकी बात सुनी और इस तरह प्रतिक्रिया दी। आप एक सच्चे नेता हैं। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की आर्थिक साजिश विफल हो गई।
एक अन्य यूजर ने लिखा, राहुल गांधी द्वारा सेंसेक्स को नुकसान पहुंचाने और भारत में मध्यम वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाने और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की आर्थिक साजिश विफल हो गई। अभी तक बाजार स्थिर है। राहुल गांधी के देर शाम आए इस बयान को भारत ने खारिज कर दिया। एक और यूजर ने लिखा, हेलो राहुल गांधी, देखो ना आज का स्टॉक मार्केट कैसे भाग रहा है। हिंडनबर्ग का प्रोपेगेंडा आपका पूरी तरह फेल हो गया। 5,000 रुपए देकर ट्वीट करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ, सारा पैसा आपका बर्बाद हो गया। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों तथा संगठन को लेकर चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं बीजेपी ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कई वार्डों में शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली। यहां 8 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी की सरकार है। पश्चिमी त्रिपुरा के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विशाल कुमार के अनुसार केवल दुकली ग्रामीण विकास खंड की 1 या 2 सीटों को छोड़कर भाजपा ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। केवल दुकली ग्रामीण विकास खंड की 1 या 2 सीटों पर टीपरा मोथा पार्टी टीएमपी विजयी हुई है। सभी 17 जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायत सीटों के परिणाम आ गए हैं। जिले भर में बीजेपी की जीत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह इस क्षेत्र में उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। डुकली ग्रामीण विकास खंड में टीएमसी की एकमात्र जीत विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम भाजपा के लिए एक शानदार जीत है। कुमार ने आगे कहा कि उन्नाकोटी जिले और उत्तरी त्रिपुरा जिले में मतगणना अभी जारी है और परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। कुमार को मिली रिपोर्ट के अनुसार अन्य जिलों में भाजपा उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। केवल अंबासा जिले के कुछ इलाकों में माकपा उम्मीदवारों को जीत मिली। राज्य चुनाव आयोग SEC से मिली जानकारी के अनुसार मतदान के दिन शाम 4 बजे तक 79.06% मतदान दर्ज किया गया। इससे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने माता त्रिपुरी मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्रिपुरा सरकार ने पहले पंचायत चुनावों के संपन्न होने के बाद 10,000 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करने की योजना की घोषणा की थी। साहा ने राज्य के विकास और युवाओं के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री साहा ने अधिकारियों को लंबित नौकरियों के प्रस्तावों को शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया था। पंचायत चुनावों के बाद त्रिपुरा पुलिस, जूनियर भर्ती बोर्ड त्रिपुरा, JRBT और विशेष कार्यकारी अधिकारियों सहित लगभग 10,000 नौकरियों के प्रस्ताव जारी किए जाएंगे। इस कदम से बेरोजगारी में उल्लेखनीय कमी आने तथा त्रिपुरा के समग्र विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है। बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर में भी इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी की बेशर्मी देखिए। आतिशी मार लेना कैसे पद का दुरुपयोग करते हुए मनीष सिसोदिया को दिल्ली के एक स्कूल में ले गई और छात्रों से उनके सम्मान में नाच गाना कराया जा रहा है। शराब घोटाले का आरोपी मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में रहकर जमानत पर बाहर आया है। बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है? इस कारनामे से घोटाला करो और आने वाली पीढ़ी से नाच गाना करवाओ। दिल्ली के उपराज्यपाल से अपेक्षा है कि वो इसका संज्ञान लेंगे और सख्त एक्शन भी करेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा? वैसे तो हर साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फहराते आए हैं, लेकिन इस साल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया।
उन्होंने इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा, लेकिन तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक यह पत्र गैर कानूनी है क्योंकि वे न्यायिक हिरासत में हैं और ऐसा पत्र नहीं लिख सकते। लिहाजा यह पत्र उपराज्यपाल को नहीं भेजा गया। उधर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से सलाह मशूरा के बाद दिल्ली सरकार में गृह मंत्री कैलाश गहलोत का नाम तय किया। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद मार्च पास्ट की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार का गृह विभाग और दिल्ली पुलिस मिलकर करती है। इसलिए 15 अगस्त को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में झंडा कैलाश गहलोत फहराएंगे, न कि आतिशी मार लेना। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों दिल्ली के एलजी से इच्छा जताई थी कि राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले झंडारोहण का कार्यक्रम आतिशी मार लेना करें। अरविंद केजरीवाल की इस इच्छा पर मंत्री गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी थी। हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त का झंडारोहण कार्यक्रम करती है। इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में वो झंडारोहण नहीं कर सकते। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनकी जगह दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में राज्य सरकार की तरफ से झंडारोहण करे, लेकिन जेडी के फैसले से केजरीवाल का ये इरादा पूरा नहीं होता दिख रहा है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया ने आतिशी के झंडारोहण करने पर लगी रोक को दुर्भावनापूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र मौका है और तब भी गंदी राजनीति की जा रही है। जेडी ने इससे पहले गोपाल राय की तरफ से अरविंद केजरीवाल की इच्छा जताए जाने से संबंधित चिट्ठी पर साफ कह दिया है कि संबंधित मंत्री यानी आतिशी नियमों के तहत उन लोगों में नहीं है जिनको अधिकार दिया गया है। जेडी ने लिखा कि नियमों को तोड़कर किसी अन्य को झंडारोहण का अधिकार नहीं दिया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल मार्च में उन्हें अरेस्ट किया था। हालांकि ईडी से जुड़े केस में मुख्यमंत्री को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले कि वो जेल से बाहर आ पाते, सीबीआई से जुड़े एंटी करप्शन एक्ट के तहत चल रहे मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस केस में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। हाल ही में इसी केस से जुड़े मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। राकेश टिकैत और फर्जी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश में मौके बेमौके होने वाले किसानों के नाम पर आंदोलन की वैसे तो कई बार राजनीतिक पोल खुलती रही है, लेकिन ताजा घटनाक्रम में पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, जिससे राकेश टिकैत की बोलती बंद हो गई है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बॉर्डर को महिलाओं और बच्चों के लिए खोल देना चाहिए। इसके अलावा एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाएं और स्थानीय यात्रियों को आवाजाही के लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की आवश्यकता है। अदालत ने पंजाब सरकार से यह भी कहा है कि वह किसानों से बात करे और उन्हें शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टरों को हटाने के लिए राजी करे। बेंच ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों को शंभू बॉर्डर पर सड़क से ट्रैक्टर को हटाने के लिए समझाने को कहा। न्यायपालिका ने कहा कि राजमार्ग वाहन पार्किंग के लिए नहीं है। इस तरह शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों पर कई तीखी टिप्पणी की, जो कई महीने से ट्रैक्टरों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अदालत ने शंभू बॉर्डर पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों से 1 सप्ताह में पड़ोसी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर के भड़के हुए व्यापारियों का कहना है कि उन सभी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान भी हमारी दुकानें बंद थी और अभी भी घाटा हो रहा है। स्थानीय बाजारों में कुछ ही छोटे मोटी दुकानें चल रही है, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने और जल्दी दुकानें बंद होने से उन्हें भी नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उन्हें और उनके साथ काम करने वाले स्थानीयों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले उन्हें अपने घर से फैक्ट्री तक जाने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते थे, अब उन्हें लगभग 2 घंटे लगते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं आ सकता है, जिससे उन्हें और उनके साथियों को खाली बैठना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।